नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं यूजीसी नेट में इकाई 10 के अंतर्गत लगी हुई हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के साथ। तो चलते हैं इनकी आत्मकथा के प्रमुख तथ्यों को देखने, क्योंकि यह आत्मकथा बहुत ही विस्तृत है और इसके मुख्य मुख्य तथ्य जो कि परीक्षा उपयोगी हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, नेट की परीक्षा में भी पूछे गए हैं, उन महत्वपूर्ण तथ्यों के संकलन के साथ हम आज उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसको प्रथम भाग का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। और इसमें उन्होंने अपने जन्म से पहले के अपने पूर्वजों की पीढ़ी का भी वर्णन किया है और अपनी पत्नी श्यामा की मृत्यु तक का वर्णन इस आत्मकथा में उन्होंने किया है। तो आपकी आत्मकथा का नाम क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को प्रयाग में हुआ था। हिंदी साहित्य के देदीप्यमान आत्मकथा का डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है इनकी यह आत्मकथा। उन्होंने अपनी जीवनी को 4 भागों में बांटा है। इनके चारों भाग हैं क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985। 4 भागों में उन्होंने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। 1927 में प्रकाशित हिंदी साहित्य में हलचल सी मच गई जब इस आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर उन्होंने अपनी पत्नी के असमय देहांत तक के अनुभव का चित्रण किया है। मित्रों, यहाँ पे 1927 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1969 ही होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए 1969। इस आत्मकथा में उन्होंने अपने जन्म से लेकर अपनी पत्नी श्यामा के असमय देहांत तक के अनुभव का चित्रण किया है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने अपनी वंश परंपरा तथा अपने जन्म और अपने गुणों तथा दुर्गुणों के बारे में उन्होंने बेबाकी से प्रकाश डाला। जिस समय हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा का प्रथम भाग प्रकाशित किया था और उन्होंने अपने अनुभव, अपने जीवन में जो घटनाएं जैसा वो थे उसका बेबाकी से और खुला खुला चित्रण किया, तो साहित्य जगत में एक हलचल सी मच गई, एक भूचाल सा आ गया। और विभिन्न विद्वानों के कथनों द्वारा हम इसको देख भी सकते हैं। आपकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में धर्मवीर भारती जी ने लिखा है, यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतना बेबाकी से और सद्भावना के साहस के साथ कह दिया गया है। यहाँ पे विभाग की जगह बेबाक होना चाहिए। बेबाक तरीके से उन्होंने कहा। उन्होंने कुछ भी बनावटी नहीं रखा, सब कुछ उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा। जो भी थे, जैसे भी थे, जो भी उनके जीवन में घटा, जिसके जिसके वो संपर्क में आया, सब उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी आत्मकथा के बारे में लिख दिया। इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं इनकी आत्मकथा के बारे में, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और चित्र भी अधिक गहरे रंग में उभरा है। ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और नरेंद्र शर्मा आपकी आत्मकथा के बारे में लिखते हैं, यह हिंदी के यहाँ की कथा साहित्य की चरम परिणति है। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म कायस्थ या अग्रवाल जाति से था, या यह कायस्थ जाति से संबंधित थे। कायस्थ, हरिवंश राय बच्चन जी अग्रवाल जाति से संबंधित थे। अपनी आत्मकथा के प्रथम भाग में लेखक ने अपने पूर्वजों का वर्णन किया है। जैसा कि हमने बताया, इन्होंने अपनी 7 पीढ़ी से पूर्व के पूर्वज को भी इसमें चित्रित किया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। यह तथ्य पूछने योग्य है कि अपनी आत्मकथा को किसने स्मृति यात्रा यज्ञ कहा, तो आप इसको स्टार बना के इम्पोर्टेंट में शामिल कर लीजिए।
हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं का याद करूं में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, पर कुछ प्रमुख पात्रों का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है। जी उनके आत्मकथा में पात्रों की संख्या वाकई में बहुत अधिक है। अगर सारे छोटे बड़े पात्र मिलाए जाएं तो 100-150 के करीब के पात्र पहुंचते हैं, पर जो मुख्य पात्र हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जा सकता है, उन प्रमुख पात्रों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। और बीच में जीवनी में भी जहाँ जहाँ पात्रों की ज़रूरत थी वहाँ पे उल्लेख किया गया है। मनसा की छठी पीढ़ी में लेखक के पिताजी का उल्लेख है तथा लेखक मनसा की 7वीं पीढ़ी में आता है। लेखक अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि वह मनसा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि अपनी पीढ़ी के अंतर्गत लेखक को ज्ञान है, और मनसा ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि प्रतापगढ़ से निकलकर इलाहाबाद में आए, इलाहाबाद में बसे और उसके बाद इनकी पीढ़ी इलाहाबाद में ही रहती गई। इससे पहले यह बस्ती में इनके पूर्वज रहते थे, बस्ती के बाद इनके पूर्वज आए प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ के बाद इलाहाबाद में आ गए। तो जो इलाहाबाद में रहने वाले थे वो मनसा थे। इनके प्रमुख पात्रों में हैं इनके पिता प्रताप नारायण श्रीवास्तव, माता सरस्वती, और इनको सुरसती भी कहा जाता था प्यार से। प्रथम पत्नी श्यामा, छोटा भाई सालिग्राम, मित्र करकल तथा उसकी पत्नी, यह मुख्य पात्रों में हैं। अन्य पात्रों में हैं लेखक की बुआ लक्ष्मीनिया चमारिन, जो कि लेखक के यहाँ काम करती थी तथा जन्म के समय लेखक को लक्ष्मीनिया के हाथों 5 पैसे में बेच दिया जाता है। लेखक लक्ष्मीनिया को चम्मा तथा अपनी माता को अम्मा या माँ कहकर पुकारता था। मित्रों, यह प्रश्न अभी जो मार्च में एनटीए ने पेपर लिया है उसमें पूछा था कि लेखक चम्मा के नाम से किसको संबोधित करता था, या चम्मा कौन है, या किस आत्मकथा के पात्र है। तो यह चम्मा ही जो है वो हरिवंश राय जी के आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं की पात्र है, जो कि बहुत मुख्य पात्रों में आती है। और इसके हाथ लेखक को बचपन में बेच दिया जाता है क्योंकि लेखक के माता पिता की कोई भी संतान जीवित नहीं रहती थी और यह लोग असमय निधन को प्राप्त हो जाते थे। तो इससे दुखी थी इनकी माता, और वह दुखी होकर कहती थी कि हमारे घर में तो कुत्ते बिल्लियों के बच्चे भी नहीं जिंदा रहते हैं, तो इंसान के बच्चे क्या बचेंगे। और वह इस बात से बहुत दुखी रहती थी और जन्म के समय ही लेखक को लक्ष्मीनिया के हाथ 5 पैसे में बेच दिया जाता है, जिसको लेखक चम्मा कहता था लक्ष्मीनिया को। यह इनके घर में काम करने वाली चमार जात की महिला थी और अपनी माँ को अम्मा कहकर पुकारती हैं। क्रांतिकारी यशपाल और उनकी पत्नी प्रकाशो आदि इसमें प्रमुख पात्र हैं। यशपाल जी का भी चित्रण इसमें हुआ और बहुत से साहित्यिक पात्र हैं जिसका कि आत्मकथा में चित्रण किया गया है। और उनकी पत्नी प्रकाशो जो कि जेल में मिलते हैं और बाद में इन लोगों की शादी भी हो जाती है और प्रकाशों को ही रानी कहा जाता है। तो ये सब पात्र अगर पूछे तो आपको याद रखना है कि ये सब पात्र हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के हैं। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, मेरे पिताजी के 2 पुत्र थे, मैं और सालिग्राम। राधा लेखक के पिता की बेटी थी। जब लेखक का जन्म होता है उस समय राधा की उम्र 20 कम 100 वर्ष की होती है। राधा की एक बेटी होती है जिसका नाम महारानी होता है। लेखक की बाबा की भी जो बहन थी वह राधा थी। राधा जो बाल विधवा थी और उनकी एक पुत्री थी, वह अपने भाई के पास ही रहती थी। और राधा की जो पुत्री थी महारानी, उसका भी अपनी माँ के समान ही शुरुआत में ही वह विधवा हो जाती है और उसकी भी एक पुत्री होती है जिसकी की जिम्मेदारी उसके बाबा मिट्ठू लाल पर आती है। और लेखक के बाबा का नाम मिट्ठू लाल है, जो कि वो ललितपुर में कुछ समय तक रहे, वहाँ पे वह अपनी नौकरी करते थे। वहीं पर लेखक के पिता यानी कि प्रताप नारायण जी के पिता प्रताप नारायण जी का जन्म हुआ, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी के पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन के पिताजी का विवाह प्रयाग के एक मोहल्ले में सरस्वती जी से हुआ। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं, सुरसती के पुत्र को आग और राग साथ में लेकर चलना चाहिए। और उन्होंने एक जगह और लिखा है, मैं निज वाणी में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। लेखक ने बताया कि उनके पिता प्रताप नारायण जी रामचरितमानस का तथा गीता दोनों का पाठ करते थे। यह प्रश्न भी पूछा गया है। वह संस्कृत का भी ध्यान रखते थे और संस्कृत का कम ज्ञान था उनको। और प्रताप नारायण जी लिखते हैं कि रामचरितमानस का सस्वर वह वाचन करते थे। प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि लेखक के पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी के।
वह रामचरितमानस का सस्वर वाचन करते थे तथा गीता का मौन वाचन करते थे। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है नेट में कि लेखक के पिताजी गीता का वाचन कैसे करते थे तथा रामचरितमानस का वाचन कैसे करते थे। तो यह तथ्य भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको चाहे तो लिख भी सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी अपनी पिता की 6वें नंबर की संतान थी। प्रारंभ में उनके पिताजी की संतानें जीवित नहीं रहती थी, जो कि अभी बताया गया है, और बहुत ही पूजा पाठ के बाद, मान मनौती के बाद लेखक का जन्म हुआ था। प्रताप नारायण जी के एक मित्र, प्रताप नारायण यानी लेखक के पिताजी, जब हरिवंश राय बच्चन जी अपनी माँ के पेट में थे, तब उन्होंने उन्हें हरिवंश पुराण सुनने की सलाह दी। और जब लेखक पेट में था तब उसकी माता हरिवंश पुराण सुनती थी, जिस कारण लेखक के जन्म लेखक का नाम हरिवंश रखा गया और बच्चन लेखक के बचपन का नाम था। यादवेंद्र सिंह ठाकुर एक पात्र हैं इनकी आत्मकथा के, जो कि साहित्यकार भी थे और जिनकी कहानी संग्रह हार है। यादवेंद्र ठाकुर सिंह के हार नामक कहानी संग्रह की भूमिका हरिवंश राय बच्चन जी ने ही लिखी थी और इसी से इन्होंने प्रेरणा ली और इनके कहानी के नाम पर उन्होंने अपना काव्य संग्रह 13 हार लिखा। यह इनका प्रथम काव्य संग्रह था 13 हार, जिसकी प्रेरणा उनको यादवेंद्र सिंह ठाकुर के हार नामक कहानी संग्रह से भी मिली। आप इस तथ्य को भी ध्यान रख सकते हैं और यह पूछे जाने योग्य इम्पोर्टेंट तथ्य है। उषा बनाम प्रकाश रचना के कवर पृष्ठ पर लेखक की यह पंक्तियां छपी। मैं छिपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। पर उस समय यह किसी को नहीं ज्ञात था कि यह पंक्तियां हरिवंश राय बच्चन जी की ही लिखी हुई हैं। करकल लेखक का अनन्य मित्र था और प्रेमी भी था। करकल के साथ लेखक के अंतरंग संबंध थे। करकल का विवाह चंपा से हो जाता है तथा उसकी पत्नी का भी लेखक से संबंध होता है। और चंपा और करकल पति पत्नी होते हैं, पर लेखक अपने आप को करकल से भिन्न नहीं मानता और करकल भी लेखक से अपने आप को भिन्न नहीं मानता और चंपा अभी उन दोनों के साथ सहज रहती है। तो लेखक चंपा से भी प्रेम करने लगता है और इसका उल्लेख वह अपनी आत्मकथा में खुले तौर पे कहते हैं। श्यामा का लेखक के साथ विवाह 1926 ईस्वी में होता है और जब लेखक का विवाह होता है उस समय लेखक मात्र 17 या 18 वर्ष का होता है और उसकी पत्नी मात्र 14 वर्ष की होती है। और ये जो करकल है यह कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है करकल की, और लेखक चंपा के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी रहता है और रोया करता है। और दुनिया में धीरे धीरे इस बात का प्रचार हो जाता है कि चंपा के साथ लेखक का संबंध है, जिसको कि करकल की माँ पसंद नहीं करती है। और फिर अधिक प्रताड़ना के बाद चंपा का भी निधन हो जाता है, जिसको लेखक बहुत दिनों तक सदमे में रहता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता, रोता रहता है। फिर बाद में लेखक का विवाह होता है और श्यामा से हो जाता है लेखक का विवाह। श्यामा की माँ को टीबी की बीमारी थी और वह बीमारी धीरे धीरे श्यामा को भी हो जाती है। अपनी आत्मकथा में लेखक ने बताया है कि उसके ससुर जी के द्वारा उसको एक साइकिल दी जाती है और उसी साइकिल से वह अपनी पत्नी से मिलने जाता है और श्यामा का भी लेखक के प्रति अनन्य अनुराग होता है। और श्यामा एक खत में छुपाकर लेखक को 100 रुपये भेजती है कि अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखे और वह कॉलेज में एडमिशन करा ले। पर श्यामा अपनी बीमारी को लेखक से छुपा कर रखती थी। जो बीमारी बहुत ज़्यादा जड़ पकड़ लेती है तब श्यामा बताती है सभी को, और जिसका कोई इलाज नहीं रहता। देश में क्रांतिकारी आंदोलन के समय लेखक की मुलाकात यशपाल से होती है तथा प्रकाशों से भी होती है, जो कि यशपाल की पत्नी हो जाती है। प्रकाशों का ही नाम रानी होता है। श्यामा लेखक को सफरिंग के नाम से पुकारते हैं तथा लेखक श्यामा को जॉय के नाम से पुकारता है। लेखक का शुरुआती समय बहुत ही कष्ट में बीता। उन्होंने बहुत ही आर्थिक मुसीबतें उठाई और शुरुआत के समय उनके संघर्ष का समय था। जब पूर्वज इनके काफ़ी अमीर थे, जब इनके पर बाबा का समय था तब इनके यहाँ काफ़ी संपन्नता थी, पर धीरे धीरे इनके बाबा और पिता के समय आकर इनके परिवार को मुसीबतों का सामना करना पड़ा और यह गरीबी की ओर बढ़ते चले गए। यहाँ तक कि लेखक के पिता प्रताप नारायण
को जो दहेज में, श्यामा के साथ शादी में जो दहेज मिलता है, वह जो महादेवी की बेटी बुद्धि थी उसकी शादी में दे दिया जाता है। मात्र एक जेबी घड़ी प्रताप नारायण जी अपने पास रखते हैं, जो कि लेखक के द्वारा खो जाती है, जिससे वह बहुत दुखी होते हैं। और शुरुआती समय में यह पढ़ने के लिए भी बहुत संघर्ष करते हैं और साइकिल के माध्यम साइकिल चला चला कर यह पढ़ने जाते हैं। फिर कुछ बच्चों को पढ़ा के अपना धनोपार्जन का रास्ता बनाते हैं। और पत्नी की असमय निधन से भी वह बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और अवसादग्रस्त हो जाते हैं। लेखक का शुरुआती समय कष्ट में बीतता है, वह बहुत मुसीबतें उठाते हैं। धीरे धीरे लेकिन लेखक की रचनाएं प्रकाशित होने लगती हैं। मधुशाला भी प्रकाशित हो गई और मधुशाला के माध्यम से लेखक का नाम होने लगा, लेखक प्रसिद्ध होने लगे। और मधुशाला का प्रथम सार्वजनिक पाठ काशी विश्वविद्यालय में किया गया। मधुशाला की रचना के कारण हरिवंश राय बच्चन जी की आलोचनाएं भी होती थी। रामरक्षी बेनीपुरी जी हरिवंश राय बच्चन जी को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। मधुशाला के कारण वह मधुशाला के बहुत ही खिलाफ थे। इस तरह 17 नवंबर 1936 को श्यामा की जीवन लीला समाप्त हो गई। श्यामा का निधन हो गया। अपनी आत्मकथा क्या भूलूं कि याद करूं मैं, जो कि उनकी आत्मकथा का प्रथम भाग है, इसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जन्म के समय से लेकर श्यामा की मृत्यु के समय तक वर्णन किया है। मित्रों, वैसे यह आत्मकथा बहुत ही विस्तृत है, पर इसके महत्वपूर्ण तथ्य जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको परीक्षा में काम आएंगे, ऐसे तथ्यों का संकलन लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। इसी तरह महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम उपस्थित रहेंगे। और उन्होंने क्या भूलूं क्या याद करूं शीर्षक से कविता भी लिखी है, जिसके शब्द हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं, रजनी की सूनी घड़ियों में किन किन से आबाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। याद सुखों की आंसू लाती, याद दुखों का दिल भर जाती, दोस्त किसे दूं जब अपने से अपने दिन बर्बाद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। तो इस तरह इनकी आत्मकथा का प्रथम भाग समाप्त होता है। और मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपके पास महत्वपूर्ण तथ्य पहुंचाए जाएं, क्योंकि अब जून की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और उस परीक्षा को देखते हुए नेट से संबंधित जो इकाई 10 में रचनाएं लगी हुई हैं, उनके प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण तथ्य हम इसी तरह आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे, उपस्थित होते रहेंगे लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।